Hello students, welcome to Account Street. My next video number 5 of accounting equation. देखिए आज से आपका क्लास 11th का मेनली प्रैक्टिकल्स पोर्शन स्टार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट्स लगभग फिनिश हो चुका है। तो आइए आज चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड जरूर लगाना पड़ेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर्स के नेम से ही। अकाउंटिंग तो आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि जितने भी हमारे फर्म के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे वो सभी अकाउंटिंग के अंतर्गत होंगे। लेकिन यहां पर बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो 10th क्लास तक आपने मैथमेटिक्स में सुना भी होगा। इक्वेशन मीन्स जो कि दो इक्वल करता हो, जिन दो समीकरणों को इक्वल करता हो वही इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड जो आपका है वो इक्वल से बना हुआ है। तो यहां पर हमें देखना यह है कि इक्वल क्या होगा, क्या है इक्वल। तो आइए पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां पर जो भी काम होगा वो सभी एक एज अ मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को शो कराएगा। विच शोज दैट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। जो कि फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज दोनों को इक्वल शो कराता है। यानी कि यहां पर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। इक्वेशन मींस इक्वल, और इक्वल किसको शो कराना है? असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। यानी कि फर्म की जो भी असेट्स हैं वो हमारे सभी लायबिलिटीज के इक्वल होनी चाहिए। इसी फॉर्मूले के रूप में इसको शो करा रहा है। देखिए कह रहा है एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज कैसे कहते हैं हम? टोटल क्लेम्स, यानी फर्म का जितना भी क्लेम होगा, टोटल क्लेम्स जितने भी होंगे वो सब एसेट्स के इक्वल होने चाहिए। यानी कि दूसरे रूप में हम इसे कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी फर्म की सभी एसेट्स आपके फर्म की लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए। देखिए क्योंकि कैपिटल आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। कैपिटल क्या होती है? जो कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस और फर्म में स्टार्ट करते टाइम जो पैसा या गुड्स लगाया जाता है वो सभी कैपिटल कहलाती है। लेकिन वो कैपिटल क्या करती है? इंटरेस्ट भी प्रोप्राइटर को टाइम टू टाइम देती है। और ये कैपिटल आपकी इक्विटीज ही मानी जाती है। वैसे ही लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मीन्स फर्म को जितने भी पेमेंट्स करने हैं वो सभी आपके लायबिलिटीज कहलाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के आपके असेट्स के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला यही है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितने भी हमारे क्वेश्चन यहां सॉल्व होंगे वो इसी इक्वेशन के आधार पर सॉल्व होने हैं। यानी फर्म की सभी असेट्स हमारी फर्म की लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगी, और इसी फॉर्मूले को हम अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए ध्यान रखें, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया था। यहां पर थर्ड चैप्टर में भी प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हमने ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम पढ़ा था। तो देखिए जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इसी पर वर्क करती है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम पर। और डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जिसमें एक साइड जितनी अमाउंट से डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट से उसकी दूसरी यानी क्रेडिट साइड भी
आप उसे ट्रांजेक्ट करेंगे। यानी कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन के टू साइड होती हैं, वन साइड डेबिट एंड सेकंड साइड क्रेडिट। एक साइड आप डेबिट शो कराएंगे, सो सेकंड साइड आप क्रेडिट को शो कराएंगे उतनी ही अमाउंट से। तो वही चीज यहां पर आपको करना है। आप प्रत्येक ट्रांजेक्शन को जब देखेंगे तो उसमें आपको ड्यूल एस्पेक्ट नजर आएगा। कैसे आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि आपको ये तीनों चीज पता होनी कंपलसरी है कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। हालांकि ये तीनों पॉइंट मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट फिर भी यहां पर एक बार हम एक और उनको रिवाइज कर लेते हैं। आइए एसेट्स क्या है, फर्म की एसेट्स किसे कहते हैं। देखिए फर्म की एसेट्स वो होती हैं हमारी सभी जितनी भी फर्म के पास लॉन्ग टर्म में जो फर्म को बेनिफिट देंगी, यानी कि जितनी भी संपत्तियां होती हैं फर्म की, जितनी भी संपत्तियां हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, ये सभी क्या है फर्म के एसेट्स हैं। क्योंकि ये फर्म को फ्यूचर में क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, तो सभी क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगे। तो यहां पर ये पता लगाना भी आवश्यक है कि एसेट्स क्या होता है, एसेट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे। सेकंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज एक ऐसी टेबल अमाउंट है जो कि फर्म के द्वारा फ्यूचर में पे करनी है। यानी कि फर्म जितनी भी अमाउंट्स को फ्यूचर में पे करेंगे वो सभी आपकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। लाइक एज अ क्रेडिटर, जिनसे उधार माल खरीदा है उनको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर भी आपकी क्या है, एक एज अ लायबिलिटी। सो लायबिलिटी क्या होंगी, आपकी जितनी भी अमाउंट्स फर्म के द्वारा पे की जाएंगी वो सभी आपकी लायबिलिटीज कहलाएंगी। ओके। कैपिटल आप पूर्ण रूप से जानते ही हैं कि फर्म ने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जितना भी पैसा और माल यानी कि कैश और गुड्स लगाया है वो सभी आपकी कैपिटल कहलाती है। तो यहां पर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स का कौन सा आइटम है और लायबिलिटीज का कौन सा आइटम है। इसके लिए आइए एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं कि किस प्रकार से इनको इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए कोई भी चीज है, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला पुट होना चाहिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन ले लीजिए, सबसे पहले हम लेते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यानी कि कोई भी फर्म जब बिजनेस को स्टार्ट करेगी तो किसके साथ करेगी, या तो कैश के साथ करेगी या गुड्स के साथ करेगी या दोनों के साथ भी कर सकती है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो बातें कौन कौन सी हुई हैं, दो चीजें क्या हुई हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, इट मीन्स बिजनेस के अंदर क्या लगाया उसने, कैश लगाया है, तो कैश बिजनेस के अंदर फर्म के अंदर आया है, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी कैश और गुड्स लगाया जाता है वो क्या बन जाता है, हमारा कैपिटल बन जाता है। तो यहां पर दो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सबसे पहले कैश और फिर कैपिटल। यानी कि बिजनेस के अंदर उसने कैश लगाया है और उस कैश से क्या मिला है, कैपिटल मिली है। ध्यान दें, तो कैश क्या होती है, एसेट्स। कैश क्या है, एसेट्स। भाई कैश लायबिलिटी तो है नहीं, कैपिटल तो कैपिटल होती है, तो कैश क्या होगा, एसेट्स होगा। कैश और बैंक ये सभी हमारी संपत्तियां हैं, तो क्या है, एसेट्स हैं। इसलिए कैश में एसेट्स में आप कैश का एक कॉलम बनाएंगे और यहीं पर मैंने बोला था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एज्यूम कर लेते हैं 50,000 रुपीज, यानी 50,000 रुपए के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। सो 50,000 रुपीज से आपका कैश इंक्रीज हो गया है और 50,000 रुपीज
कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है, यानी कि कैश इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। आप देख रहे होंगे दोनों इक्वल हैं, 50,000 इक्वल टू 50,000। लायबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ा है, क्योंकि लायबिलिटी से कोई यहां पर संबंध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ट्रांजेक्शन में 2 ही कॉलम होते हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज या कैपिटल। ये दोनों भी एसेट्स हो सकते हैं और दोनों भी इसी पक्ष के भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश से आपने गुड्स को परचेज किया है, तो यहां पर 2 चीजें क्या होंगी, ध्यान दें। परचेज गुड्स फॉर कैश यानी कि नगद माल आपने खरीदा है, तो सबसे पहली चीजें 2 ही चीजें होती हैं प्रत्येक ट्रांजैक्शन में, या तो एक वस्तु आती है या दूसरी वस्तु जाती है। ध्यान देना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के अंदर केवल एक ही पॉइंट होगा कि या तो वस्तु आएगी और दूसरी वस्तु जाएगी। तो यहां पर देखना है परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने नगद माल खरीदा है, तो आपके पास क्या आया है और क्या गया है। जब आप नगद माल खरीदेंगे तो क्या आया आपके पास, गुड्स, क्योंकि आपने परचेज गुड्स किया है, तो क्या आया आपके पास, गुड्स आया है। ओके, गुड्स मीन्स स्टॉक, गुड्स मीन्स स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है आपका, असेट्स है, लायबिलिटीज है या कैपिटल है। कैपिटल तो है ही नहीं, कैपिटल तो कैपिटल होती है, लायबिलिटीज नहीं है क्योंकि उसका पेमेंट आपको नहीं करना है। स्टॉक क्या होगा हमारा, एसेट्स होगा। स्टॉक क्या होगा, एसेट्स होगा, हमारी संपत्ति है, फ्यूचर में बेनिफिशियल है। सो स्टॉक के नाम से आप कॉलम यहां बनाएंगे एसेट्स के नीचे, और परचेज गुड्स फॉर कैश एज्यूम 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए का आपने नगद माल खरीदा है। सो आपके पास स्टॉक आया है कितना, 1,000 रुपीज का गुड्स आ गया, तो ये स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और गया क्या है, कैश गया है, क्योंकि आपने माल खरीदा है नगद, तो माल तो हमारे पास आ गया है, गुड्स हमारे पास आ चुका है, लेकिन गया क्या है, कैश, क्योंकि आपने किससे खरीदा है, कैश से खरीदा है। सो कैश जब गया है तो आप क्या करेंगे, कैश में से 1,000 रुपीज लेस कर देंगे। 1,000 रुपए कैश से आपके डिक्रीज हो गए हैं और 1,000 रुपए का आपने उसने स्टॉक परचेज कर लिया है। इस इक्वेशन का लायबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप इक्वेशन देखेंगे लगा करके तो दोनों इक्वेशन इक्वल आएंगी। देखिए एक बार टोटल लगा कर देते हैं, 50,000 माइनस 1,000 49,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000। तो आप इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, 49,000 प्लस 1,000 नहीं, 50,000 इक्वल टू 50,000। बात समझ में आई। इस प्रकार से प्रत्येक इक्वेशन आपकी हमेशा इक्वल ही आएंगी, प्रत्येक इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए। प्रत्येक ट्रांजेक्शन के बाद आप बैलेंस लगाएंगे, वो बैलेंस इक्वेशन कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर प्रत्येक ट्रांजेक्शन को आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारे पास आ रहा है और क्या हमारे पास से जा रहा है। एज्यूम ये तो मैंने नगद माल खरीदा है, अगर ये उधार खरीदा होता, ये होता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से माल खरीदा। जब रवि से माल खरीदा इट मीन्स कैसा हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि जहां पर नगद का जिक्र नहीं होता है बल्कि किसी व्यक्ति के नाम का जिक्र होता है, तो वो ट्रांजेक्शन कैसी होती है, हमारी उधार होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने गुड्स को परचेज किया है और कैसे किया है, क्रेडिट में किया है, उधार में किया है। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, 1,000 रुपीज का स्टॉक तो आपके पास आता ही आता, स्टॉक तो आ ही रहा है क्योंकि आपने गुड्स को परचेज किया है, बट कैसे किया है, उधार किया है।
और जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्योंकि फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है उनको, सो इसलिए क्या हो गए वो? लायबिलिटीज, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, सो क्या हो गए? लायबिलिटीज हो गए। इसलिए लायबिलिटी साइड में वो कॉलम बन जाएगा आपका इसका क्रेडिटर्स का। सो क्रेडिटर्स का कॉलम आप 1000 रुपीज का यहाँ पर शो करा देंगे, यानी कि स्टॉक आ गया 1000 का और क्रेडिटर्स भी आपके 1000 के इंक्रीज हो गए हैं, फ्यूचर में आप उनको पेमेंट कराएंगे। इस प्रकार से आप सभी ट्रांजेक्शन में यही देखेंगे कि क्या हमारे पास आ रहा है, क्या हमारे पास से जा रहा है, उसी के आधार पर आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर इस वीडियो में हमारा केवल मोटो ये था कि आपको ये पता चल जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एक बार आप इसको रीड कर लें अकाउंटिंग इक्वेशन को। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ओके, तो फिलहाल आप अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है ये पढ़ लें, वीडियो के अकॉर्डिंग देख लें। प्रत्येक ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आपने माल खरीदा है, आपने माल बेचा है, कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जनरल लाइफ में भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में आपको हमेशा ड्यूल एस्पेक्ट ही नजर आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ आएगा या कुछ ना कुछ जाएगा। ओके, इसी के आधार पर अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।